तो हमारा चैप्टर है रेस्ट एंड मोशन और इसी को बोला जाता है काइनामेटिक्स। हम जब कहते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट पर है या कब कहते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है। रेस्ट में जब कहेंगे व्हेन बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज नहीं कर रही तो हम बोल रहे हैं कि ये रेस्ट में है, और अगर चेंज कर रही है, अगर चेंज कर रही है इफ यस तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी है मोशन में है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये मान लो कोई टेबल रखी हुई है, टेबल के ऊपर कोई किताब है कुछ है, और हम यहाँ साइड में खड़े होकर देख रहे हैं, तो हमारे रेस्पेक्ट में इस ये जो पर्सन है इस पर्सन के रेस्पेक्ट में ये किताब जो है ये रेस्ट पर है, ये पर्सन बोलेगा भाई ये जो किताब है ये रेस्ट पर है। लेकिन कोई दूसरा पर्सन है, ये मान लो मून है हमारा, मून पे कैसे जाएंगे, तो अपोलो मिशन ने ये बहुत ही आसान कर दिया है मून पर जाना। तो मून पर कोई पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है, अम, हम्म, तो मून के रेस्पेक्ट में ये किस पर है, अर्थ पर है, और मून के रेस्पेक्ट में तो अर्थ हमारी घूम रही है। तो इस जब अर्थ घूम रही है तो कहीं ना कहीं उसको ये टेबल भी घूमती हुई नजर आएगी, टेबल घूमती नजर आएगी, तो ये बुक भी घूमती नजर आएगी। तो ये पर्सन जो है इसके रेस्पेक्ट में ये जो नोटबुक है ये मोशन में है। अब हम कंफ्यूजन में कि अब हम ये जो बुक है ये जो बुक है इसको अब हम रेस्ट में बोले या हम इसको मोशन में बोले, दोनों ही कंफ्यूजन है। तो इसलिए हम कहते हैं कि देयर इज नो मीन ऑफ रेस्ट एंड मोशन विदाउट व्यूअर। हम बिना व्यूअर के ये कभी कह ही नहीं सकते कि ये वस्तु जो है रेस्ट में है या फिर ये चीज जो है मोशन में है। क्यों? क्योंकि जो हमारे रेस्ट और मोशन है, ये जो दोनों ही टर्म है रेस्ट और मोशन, ये दोनों ही रिलेटिव टर्म है। किसने चीज के रिलेटिव में रिलेशन में देखनी कि हाँ ये चीज मोशन में, क्योंकि ये जो बुक है ये बुक इस पर्सन के रेस्ट में, तो इसके लिए तो वो रेस्ट में है, इसके लिए मोशन में है, तो कहीं ना कहीं रिलेटिव टर्म है। हमको कोई ना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए कि आप किसके रेफरेंस में पूछ रहे हो कि ये रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है? एक और चीज है कि नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट। कभी भी कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होती कि ये रेस्ट में ही है। हो सकता है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हो सकता है ये रेस्ट में हो, बट दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए मोशन में हो सकती है। जैसे कि the moon is moving with respect to the book and the book moves with respect to the moon। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए हमारी ट्रेन है, ट्रेन में यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये बहुत सारे लोग हैं, और एक भागता हुआ चोर आता है, यहाँ पे चोर चढ़ गया यहाँ पे, और चोर के हाथ में पिस्टल है, और वो बोल रहा है कि इन दोनों से बोल रहा है कि तुम मूव मत करो, रेस्ट करो। अब दोनों एकदम रेस्ट पर हो गए, लेकिन ट्रेन तो मूव कर रही है, लेकिन बाहर कोई पर्सन खड़ा है, उसको तो ये दोनों मूव करते हुए दिखाई देंगे, तीनों मूव करते हुए दिखाई देंगे, बट रियल में तो ये मूव नहीं कर रहे हैं। तो रेस्ट एंड मोशन जो है ये हमारे कोई मतलब ही नहीं है इनका बिना व्यूअर के। तो ऑब्जर्व ये देखना होगा कि ऑब्जर्वर कौन है, कहाँ पर है। इसलिए हमें किसी भी पार्टिकल की जो है पोजीशन लोकेट करनी है कहीं पर भी, कि भाई ये वाली चीज इस जगह पर है। अब देखो ये मैं बोल रही हूँ कि इस जगह पर है, अब कोई बोलेगा ये 5 किलोमीटर दूर है, भाई यहाँ खड़े हुए तो आपको ये 5 किलोमीटर दिखाई देगी, लेकिन यहाँ से देखोगे तो आपको और ज्यादा दूर दिखाई देगी, तो ये पोजीशन भी आपका एक रिलेटिव टर्म है। तो इसलिए हमको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानना पड़ेगा इसके लिए। बता देती हूँ, इसको यहाँ पे हमको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानना पड़ेगा, ये आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या लेते हैं, तीन एक्सिस लेते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस जिनको बोला जाता है। ये रही मेरी वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। इनके रेस्पेक्ट में हम किसी भी पोजीशन को लोकेट करते हैं, कोई भी पार्टिकल है स्पेस में कहीं पर भी। जैसे कि मैं पार्टिकल बनाती हूँ यहाँ पे, ये पार्टिकल है यहाँ पे, ये रहा पार्टिकल, इसको लोकेट करना है तो हम बोलेंगे कि आपको इसके पास जाने के लिए एक्स में चलना पड़ेगा, आपको 2 किलोमीटर, दो मान लीजिए इसको, तो इसके लिए y में चलना पड़ेगा हमको 3, और इसके लिए जो है
जेड में चलना होगा 1। तो इस तरह से हम इस पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस तरह से ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई करते हैं पोजीशन ऑफ द, ये स्पेसिफाई पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन स्पेस। ठीक है। और जब हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहीं ना कहीं कोई क्लॉक लगा देते, मान लो मैंने यहाँ पे क्लॉक लगा दी, भाई ये क्लॉक है, ये टाइम बता रही है हमारे लिए, इस तरह से ये टाइम बता रही है, सुई है इसकी। तो ये जो क्लॉक है ये टाइम बता रही है, और टाइम बीत जा रहा है, मान लो 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, कुछ टाइम बीत गया, और ये जो पार्टिकल है ये यहीं का यहीं पर है, उसने जो पोजीशन चेंज नहीं की 5 मिनट बाद आपने देखा, तो ये आपको यही मिला। तो इसका मतलब ये अभी तक क्या है, ये रेस्ट में है। और अगर ये पोजीशन चेंज कर लेता है, अगर मान लो इसके जो कोऑर्डिनेट्स ये चेंज हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम, इसके आपने देखा कि यहाँ पर आ गया, उसके कोऑर्डिनेट्स जो है ये हो गए 259 हो गए, तो इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, इसका मतलब ये किसमें है, ये पार्टिकल आपका मोशन में है। ठीक है। और हम कहते हैं कि पार्टिकल, हम तब कहते हैं कि पार्टिकल इज मूविंग विद दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि हो सकता है किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में उसका रेस्ट कर रहा हो, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, दे डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर। और ये भी जरूरी नहीं कि आप जो है फ्रेम रेफरेंस हमेशा एक्स वाई जेड एक्सिस वाला ही, ये वाला ही फ्रेम रेफरेंस लेंगे, भाई ये जो बॉल है ये मूव कर रही है तो आप इसी फ्रेम रेफरेंस से देखें, आप कोई भी अपने मन चाहा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द चॉइस ऑफ अ फ्रेम। वी कैन चूज अ फ्रेम रेफरेंस अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन अंडर स्टडी। हमको जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हम चूज करेंगे वो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से चूज करेंगे। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेन की, बात कर रहे हैं, आप ट्रेन में हैं तो ट्रेन में जो हम फ्रेम रेफरेंस चूज करेंगे वो हम हमारे कंपार्टमेंट को चूज करेंगे, मतलब अंदर को इसको मानेंगे ये है हमारा फ्रेम रेफरेंस, ना कि ग्राउंड को मानेंगे। ठीक है। इसीलिए तो जब अपने हम इस ट्रेन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं, तो इस ट्रेन के जब हम ट्रेन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेंगे तो हमको रोड मूव करता हुआ दिखाई, तभी तो हम कहते हैं कि जो है कि बॉम्बे इज कमिंग और पुणे हैज ऑलरेडी पास्ड, इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने अपना जो कंपार्टमेंट है उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रखा है। बहुत बार तो क्या होता है क्वेश्चन में ही आपको कॉन्टेक्स्ट जो दे रखा है वहीं से आपको क्लियर हो जाता है कि आपको कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करना है। अ, जैसे कि जब हम कह रहे हैं कि एक कार जो है वो मूव कर रही है, एक रिक्शा मूव नहीं कर रहा है, तो हमको ऑब्वियस सी बात पता है, हम कहीं ना कहीं सड़क पर खड़े होकर ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि कार मूव कर रही है, एक रिक्शा मूव नहीं कर रहा, तो कोई अपने आप ही सिचुएशन से पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। इसके बाद दो टर्म आते हैं, पहला टर्म आता है हमारा डिस्टेंस, दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, डिस्टेंस है पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, एंड डिस्प्लेसमेंट इज change in position, change in position। जैसे कि एक उससे बताती हूँ मैं, ए में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये टाइम है, और ये यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। मान लो कि इस टाइम पे, टाइम t1 पे कोई पार्टिकल यहाँ पे था, और टाइम t2 पे कोई वही सेम पार्टिकल जो है मान लो यहाँ यहाँ पहुंच गया, लेकिन वो पहुंचा कैसे है, वो इस तरह से चला है, इस तरह से चला है, ऐसे यहाँ पहुंचा है, इस पॉइंट पे वो, तो जो डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस क्या है, ये पूरी जो यहाँ से चला है, यहाँ से चला है, पूरा यहाँ से पहुंचा 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 पे, ये पूरी उस जगह ट्रेवल की डिस्टेंस है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसकी पोजीशन में कितना चेंज हुआ, मान लो पहले यहाँ पे वो आ, ये एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या है, यहाँ पे मान लो 2 है एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ उसका मान लो एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो 2 से लेके ये 1 पे पहुंच गया एक्स कोऑर्डिनेट पे, तो पोजीशन में तो बस इतना सा ही चेंज हुआ है, इतना ही नीचे आया है और इतना साइड में चला है, तो इतना चेंज हुआ है। अगर जो हमारा इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन बना दूं, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और जो एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया है, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट पार्टिकल। और हमेशा ध्यान रखना, जो डिस्टेंस आती है वो हमेशा ज्यादा आती है,
डिस्टेंस हमेशा ज्यादा आती है डिस्प्लेसमेंट की, या फिर हो सकता है बराबर भी आ सकती है, या तो बराबर आएगी या डिस्टेंस जो है ज्यादा आएगी डिस्प्लेसमेंट से। ये ध्यान रखना क्यों। और हो सकता है देखो यहाँ पे भी देखो डिस्टेंस ज्यादा है, और इसलिए हम ये डिस्प्लेसमेंट को कह सकते हैं शॉर्टेस्ट, इसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को भी हम डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। और एक और चीज कि जो हमारा डिस्टेंस है ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है कि आप किस डायरेक्शन चले हो। ठीक है, अगला जो आता है वो आता है एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो एवरेज स्पीड होती है, लिख देती हूँ मैं फॉर्मूला, शॉर्ट में लिख देती हूँ एवरेज स्पीड को तो मैं, एवरेज स्पीड को इस तरह से लिखते हैं, नहीं ऐसे नहीं तो एवरेज, अभी स्पीड चल रही है उसके बाद में वेलोसिटी पर भी आऊंगी। तो एवरेज स्पीड जो है ये आती है हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। ये जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड गिव्स, यहाँ पे एवरेज स्पीड गिव्स द ओवरऑल rapidity with which the particle moves, with which the particle moves in this interval। मतलब ये हमको कहीं ना कहीं रैपिडिटी देता है, जो एवरेज स्पीड है ये हमको बताता है रैपिडिटी के बारे में, विद विच द पार्टिकल मूव्स इन दिस इंटरवल, इन दिस टाइम इंटरवल। तो जैसे कि हम क्रिकेट, जब हम क्रिकेट मैच खेलते हैं तो उसमें भी हम एवरेज रन निकालते हैं, नहीं निकालते, तो एवरेज रन निकालते हैं क्रिकेट मैच में, वनडे क्रिकेट मैच में कैसे निकालते हैं, तो एवरेज रन निकालते हैं हम टोटल रन, टोटल रन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ओवर्स, इस तरह से निकाल जाते हैं एवरेज रन। सेम इन द वे हम ये निकाल रहे हैं क्या, स्पीड निकाल रहे हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके। हम्म, यहाँ पे जो हम देखो सभी ओवर हैं, कुछ ओवर हमारे एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ ओवर हमारे इकोनॉमिकल होते हैं। सिमिलरली जो एवरेज स्पीड है ये हमको देती है टोटल इफेक्ट इन द गिवन इंटरवल। तो हो सकता है कोई ये मान लो यहाँ पे ये एक कोई भी पार्टिकल है, ये चलना शुरू किया है, ये यहाँ से यहाँ पहुंचा है, और ये डिस्टेंस है इसके बीच की एस, और टाइम उसको जो लगा है वो लगा है टी। तो इस टाइम में इसके द्वारा जो एवरेज स्पीड है वो जो वी आ गई मान लीजिए इसकी, लेकिन ये इसकी टोटल ये इसकी सही स्पीड नहीं हो सकता है, यहाँ पे मान लो ये बहुत बहुत तेज भाग रहा है, यहाँ उससे बहुत स्लो डाउन हो गया, यहाँ और तेज हो गया और कम हो गया, तो इस वजह से इसकी जो स्पीड है वो वेरी करती है। हम एक टाइप से यहाँ पे एवरेज निकाल रहे हैं। अगर आप कहीं पूछे कि भाई इस टाइम पे कि जो टी बराबर 3 सेकंड पे हमको हम एवरेज नहीं चाहिए, हमें टी बराबर कोई ना कोई फिक्स टाइम दे दिया, आपको उस टाइम पे पूछ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड एट द इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। और यहाँ से हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकाली जाती है, कुछ नहीं करना, इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या करते हैं, देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो हमारी एवरेज स्पीड थी। जब आप इस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दोगे, यानी कि यहाँ पे मैं लगा देती हूँ लिमिट टी टेंड्स टू डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं होगी, जीरो के टेंड्स होगी, यानी कि हमसे ये इस और इस टाइम इंटरवल के बीच का निकाला है, लेकिन हम 2 पॉइंट की ये है, जूम कर देती हूँ आपसे, यहाँ आप पूछा है मान लीजिए
तो यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों जो पॉइंट है इनके बीच का मैं अगर गैप बहुत कम कर दूं तो ये जो स्पीड कहलाएगी, ये जो स्पीड कहलाएगी, ये कहलाती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड ही इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाती है जब गिवन टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए। देख देती हूँ यहाँ पे, एवरेज स्पीड ही इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाती है यदि गिवन टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए। यानी कि हमारा जो अ, जो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड वो निकल के आएगी डेल्टा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और लिमिट डेल्टा टी जो है बहुत छोटा हो जाएगा 0 के 10। तो इसको दे देंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैं फॉर्मूले साइड में लिख भी दूंगी एक बार सभी के सभी। तो जो v है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं डिस्टेंस बहुत ही कम ले रही हूँ, ds ले ली मैंने, टाइम भी बहुत कम ले रही हूँ, dt। तो मैं ds बराबर लिख देती हूँ क्या, v dt। तो ये ds बराबर v dt निकल के आता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब मैं वेलोसिटी में टाइम का गुणा करूंगी तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो d को कुछ और मत समझना, d सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए लगाया है ये दिखाने के लिए कि जो हमारा ये डिस्टेंस है बहुत छोटी है, टाइम इंटरवल काफी छोटा है। आप इसको चाहे तो हटा भी सकते हो, लिख देती हूँ साइड में, बिना हटाए भी देती हूँ ऐसे हटा के, v इंटू टीवी लिख सकते हो आप इसको, डिस्टेंस को 4 इंटू समय। अब हमको, अगर हमको v और t का ग्राफ दे रखा है, हमको इस तरह से ग्राफ दे रखा है, टाइम है, ये वेलोसिटी दे रखी है, और कुछ ग्राफ इस तरह से बन रहा है, ये टाइम t1 और ये टाइम है t1, ये है t2, और ग्राफ बन रहा है कुछ इस तरह से। तो इस टाइम t1 और t2 के बीच बीच में जो एरिया आ रहा है, ये जो एरिया है, यहाँ से इसको मिलाया जाएगा, यहाँ से इसको मिलाया जाएगा, ये जो एरिया है ये एरिया हमें दे देगा डिस्टेंस। तो v और t के b और t ग्राफ का जो एरिया है ये हमको डिस्टेंस देता है। ये इस फॉर्मूले से बहुत ही क्लियर हो जाता है। जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड से तो आ जाता है s बराबर आता है इंटीग्रेशन ऑफ v dt। इसको ऐसे ले सकते हैं हम, ठीक है। और जो स्पीड होती है, स्पीड का SI यूनिट होता है मीटर बटे सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशन, ये आता है L t-1। ये भी ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल चीजें तो अपने आप आ जाती है। अब जो इससे ज्यादा इसी जैसा एक ही टॉपिक है, सिमिलर टॉपिक है, उसका नाम आता है हमारा एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड तो पढ़ लिया हमने, हमारा आता है एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये भी इसी से मिलता टॉपिक है, और ऐसा ही कुछ टॉपिक है, बहुत ही इजीली ये हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी कहते हैं हम चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आता है चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, या फिर टोटल टाइम ले सकते हैं, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। भाई टाइम t1 से t2 के बीच में पोजीशन में कितना चेंज आ गया, ये कहलाता है हमारा एवरेज स्पीड। और किसी फिक्स इंस्टेंट में पूछना है तो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कह देते हैं। जैसे कि हम्म, हम्म, हमको, ये मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना लिया, यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट का सिस्टम बना लिया। पहले पार्टिकल यहाँ पे था, फिर वो पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, यानी कि जो ये पोजीशन वेक्टर यहाँ पे ये है, फिर पोजीशन वेक्टर उसका ये हो गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ से ये जो वेक्टर है दिस इज योर r1 वेक्टर, ये जो वाला जो वेक्टर है ये है हमारा r2 वेक्टर, ठीक है। ये O है, ये x एक्सिस है, ये सिर्फ y एक्सिस, मैं 2D में समझा रही हूँ उसको। तो जो, तो ये इसकी पोजीशन में कितना चेंज हुआ है, इतना इसकी पोजीशन में चेंज हुआ है AB के बराबर। और हम वेक्टर लॉ से इतना तो पढ़ चुके हैं कि ये जो AB वेक्टर है, A से B को मिलाने वाला जो वेक्टर है, ये बराबर होता है r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर के। ये तो हमको पता ही पता है। वेक्टर लॉ अगर नहीं पढ़े हैं तो
को सबसे पहले वेक्टर क्लियर होने चाहिए, तभी ये काइनेमेटिक्स समझ में आएगी। तो हम बी एवरेज यहाँ से निकाल के मैं यहाँ पे जो है एवरेज स्पीड जो है वो लिख सकती हूँ, वो आएगा आपका चेंज इन पोजीशन कितना हुआ है, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, टाइम मान लो टी टू वेक्टर, सो टाइम तो वेक्टर नहीं है, टी टू माइनस टी वन, इस तरह से हम आगे ले सकते हैं एवरेज वेलोसिटी को। फिर नेक्स्ट टर्म आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, जब हम इस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर देंगे। सेम वही उसी की तरह लिखेंगे हम, v इंस्टेंटेनियस बराबर होगा सेम चेंज इन पोजीशन को डेल्टा आर लिख सकती हूँ, डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाय अपॉन टाइम इंटरवल। बस ये जो टाइम इंटरवल है इसको बहुत छोटा कर देना है, मैं यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यही कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि हमको अगर आर और टी का ग्राफ दे रखा है, आर टी का ग्राफ दे रखा है, तो उसका जो स्लोप होगा, मुझे ढंग से लिखी देती हूँ मोटा के, यहाँ लिख देती हूँ स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ एंड टाइम ग्राफ gives instantaneous velocity। इस तरह से लिख सकते हैं, और उसको लिखने का तरीका होता है v वेक्टर इक्वल्स टू डी आर वेक्टर बराबर है ये अपॉन डी टी, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। वह यहीं से डी जो डी आर है ये बराबर आ जाएगा हमारे बी वेक्टर डी आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट डी टी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि बी और टी का जो ग्राफ है उसका एरिया हमको डी आर देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। नेक्स्ट आता है एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन कहते हैं हम चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी ही हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। अब एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए वही सेम करेंगे हम, एवरेज एक्सेलरेशन बराबर होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल पूरा जो है टाइम इंटरवल। और वही अगर हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमको अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो वही करना है, चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी लिख सकते हैं, टाइम इंटरवल डेल्टा टी लिख सकते हैं, बस डेल्टा टी को बहुत छोटा कर देना है, यानी कि हम ले सकती हूँ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यही कहलाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, अब कुछ ही चीजें हैं जो मैं यहाँ अलग से बताऊंगी क्योंकि अभी तक नहीं आई हैं। हाँ, सबसे पहली चीज, जो वेलोसिटी है उसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम dx अपॉन dt। नंबर टू फॉर्मूला आता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये दो फॉर्मूले तो मुझे याद ही हैं। अब इन दो फॉर्मूले से ही हमको और फॉर्मूले बनाने होते हैं, जैसे कि ये जो एक्सेलरेशन है मतलब हाँ, जो एक्सेलरेशन है उसको मैं लिख सकती हूँ ना डी बाई डी टी, और v चूंकि b बराबर है हमारा डी एक्स वाई डी टी के, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा डी, v की जगह लिख सकती हूँ मैं डी एक्स वाई डी टी तो चल ही रहा है यहाँ पे है, तो एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन को मैं डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, बराबर भी लिख सकती हूँ यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर बटे, सॉरी डी डी स्क्वायर एक्स था वो, तो यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को लिख सकते हैं। एक मिनट, इसको मैं छोटा करके यहीं पे ही सेट कर देती हूँ। यहाँ देती हूँ किस तरह से यहाँ पे आया, आप लोग प्रूफ के तौर पे यहाँ पे देख सकते हो आप इसको, है ना।
ये तुम आप दे सकते हो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूंगी, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन करवाना है, क्योंकि हमको पता है कि जो एक्सेलरेशन है, एक मिनट और छोटा लिखती हूँ, बाद में दिक्कत आती है फिर। हम्म हमको पता है जो एक्सेलरेशन है ये बराबर होता है dv बाई dt के, राइट। तो इस तरह से हम जो dv बराबर आ जाता है adt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कर सकते हैं यहाँ पे हम। मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम t बराबर 0 पे वेलोसिटी u है, और टाइम t बराबर t पे वेलोसिटी हमारी v हो गई। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेट आ जाएगा v इन u से v, एंड यहाँ पे एक, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो ये बाहर आ जाएगा। टाइम को ले सकते हैं t इनिशियल 0 एंड फाइनल t हो गया। तो जब हम यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस u बराबर हो जाएगा a, t माइनस 0 इक्वल्स टू t, तो v माइनस u इक्वल्स टू t, एंड v इक्वल्स टू u प्लस a t, और यही आती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह से हमने हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया। इसको मैं डब्बे में बंद कर देती हूँ। और इसके, ये तो पहली इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली। सेकंड इक्वेशन हम किस ड्राइव करेंगे, क्योंकि हमको पता होता है v जो बराबर है ये है dx बाई dt के। इतना तो हमको पता होता है v बराबर dx बाई dt। v जो है उसको मैं पहली इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, लिख सकती हूँ u प्लस में at बराबर आता है हमारा dx बाई dt, राइट। मैं लिख सकती हूँ, इनका मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dx बराबर आ जाएगा u dt प्लस में at dt। तो डिराइव, हाँ, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी इधर इंटीग्रेट कर देती हूँ, उसको भी पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। तो dx को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू, मतलब टाइम t बराबर 0 पे पोजीशन 0 है, टाइम t बराबर पोजीशन पे पोजीशन हो गई x, यहाँ पे भी 0 से t तक इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो x का यहाँ पे इंटीग्रेट x हो जाएगा, या फिर डिस्टेंस को हम s से भी डिनोट कर सकते हैं, x से कर रहे हैं यहाँ पे डिनोट, x इक्वल्स टू u कांस्टेंट है ही, जो t है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t, dt का t हो जाता है, और ये यहाँ पे कौन सा बात, हम कौन सा एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो ये बाहर आ जाएगा। t का इंटीग्रेशन जो है dt के रेस्पेक्ट में वो होता है t स्क्वायर बाई t। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, x बराबर ut प्लस में हाफ a t स्क्वायर। तो इस तरह से हमारी जो सेकंड इक्वेशन है मोशन की वो भी डिराइव हो जाती है। अब हम करते हैं इसकी जो नेक्स्ट इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन मोशन की, वो नीचे कर देती हूँ साइड में, मैं साइड में कर देती हूँ, ड्राइव में होगा, यहाँ पे साइड में ड्राइव कर देती हूँ मैं, यहाँ पे। हाँ, कैसे करेंगे, हमको पता है कि जो v बराबर है u प्लस एटी, इसको हम ड्राइव कर चुके हैं पहले ही। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो v का स्क्वायर इधर u प्लस एटी का होल स्क्वायर, तो v का स्क्वायर v स्क्वायर, u प्लस एटी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में 2ab, और प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो लिख सकती हूँ मैं इसको बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में, यहाँ से अगर मैं 2a कॉमन ले लूँ, अगर 2a कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ u और t बच गए, तो u t प्लस में एक ए तो बाहर चला गया, तो एक ए बच गया, यहाँ पे a t स्क्वायर, 2 भी कॉमन लिया है तो यहाँ पे डिवाइड में 2 आ जाएगा, ऊपर 2 नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो u t प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे बच जाता है। लेकिन अब जो ये जो टर्म है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम देख सकते हैं यहाँ पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो एक्स के बराबर है, तो इसको हम एक्स के बराबर लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं, इसको पूरा एक्स लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2ax। तो ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से हमने जो तीनों इक्वेशन है मोशन की, तीनों ड्राइव कर ली है, डिराइव कर ली है कि किस तरह से आती है, तो उनको हम टेबल बना के लिख सकते हैं। पहली आती है हमारी b बराबर u प्लस ए टी,
दूसरी है एस बराबर यू टी प्लस, आपके मोस्टली क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, एस बराबर प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। थर्ड आती है बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में टू ए एस, मोस्टली क्वेश्चन इससे हमारे इसलिए हो जाएंगे। मैं इसको बाद में ठीक राइटिंग में लिख दूंगी इनको, है ना। क्वेश्चन आता है कि भाई हमने ये क्वेश्चन सीख तो लिया, इनको लगाना कहाँ पे है। तो देखो लगाने के लिए आपको क्वेश्चन में बोलेगा, क्वेश्चन में अगर ये दे रखा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है तो इक्वेशंस लगानी है। इसके अलावा अगर कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, कोई फ्रीली फॉल कर रही है, फ्रीली क्या हो गया जल्दी के में, अगर हमारे पास कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो भी हम एक एक क्वेश्चन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी चीज को जो है ड्रॉप करते हैं या फिर ऊपर की ओर फेंक के मारते हैं तो ये कुछ रास्ते हैं, क्योंकि नीचे की ओर खींचने वाली जो फोर्स है, मान लो कि कोई चीज फेंकी नीचे, ये अर्थ है, तो नीचे जो आती है ये जी एक्सेलरेशन आती है, और जी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है पूरी अर्थ के ऊपर। हाँ, हालांकि जी में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, लेकिन हम यहाँ पे जी की वेरिएशन को नेगलेक्ट कर देते हैं काइनेमेटिक्स में। जी का वेरिएशन हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के अंदर। इन्हीं इक्वेशंस को हम फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए किस तरह से लिख सकते हैं, तो मैं लिख के बता देती हूँ यहाँ पे। हम v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। तो u, अब एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे बन जाता है g, क्योंकि चीज जो है हमारी फ्रीली फॉल कर रही है, नीचे की ओर गिर रही है मान लीजिए, तो उस पे जो g जो है वो नीचे की ओर लग रहा है। और हमको पता है कि हम जो है, एक मिनट को प्रोड्यूस कर देती हूँ मैं यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन तो हमारे यहाँ पे g के बराबर हो जाएगा अर्थ के लिए। लेकिन हम जब हम कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट खेलते हैं तो हमको पता है हम अपवर्ड को तो हम पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड को हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। ये हमारी मन की मर्जी कैसा भी ले सकते हैं, बट ये रिचुअल है तो आप इस तरह से ले सकते हो। अगर आप चेंज भी कर सकते हो, अपवर्ड नेगेटिव ले सकते हो, डाउन पॉजिटिव लेते हो, लेकिन एक ही तरह से लेना है जब आप लेने लगे तो, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। तो जो अर्थ है वो नीचे की खींच की नीचे की ओर है तो हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। तो u माइनस जी टी, तो पहली इक्वेशन आती है b माइनस जी टी। सेकंड आती है, क्योंकि हम यहाँ बाई में ट्रेवल कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, तो बाई बराबर लिखेंगे, एक्स नहीं लिखेंगे। बाई आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन आती है बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी बाई। तो ये तीनों इक्वेशन आपको लगा देनी है। फोर, ये जो इक्वेशन है दे आर फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, लिख देती हूँ बड़े अक्षर में थोड़ा सा। फोर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, आप इन इक्वेशंस को लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा मोशन स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा देती हूँ जो हमने पढ़ा है इसके बेसिस पे, तो इससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन, यहाँ पे रनर्स की एवरेज वेलोसिटी पूछी हुई है। द पोजीशन ऑफ अ रनर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज प्लॉटेड एज मूविंग along the x axis of a coordinate system during 3-second interval. The runner's position changes from x1 50 meter to x2 30.5 meter. व्हाट द रनर एवरेज वेलोसिटी, तो हमको पता है एवरेज जो वेलोसिटी आती है वो आती है चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो उसकी पोजीशन में कितना चेंज आया है, तो पहले तो उसकी 50 मीटर थी, बाद में 30.5 मीटर हो गई। तो हमें चेंज पोजीशन में फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। फाइनल कितनी है 30.5 माइनस इनिशियल कितनी है 50। टाइम इंटरवल कितना है, 3 सेकंड का टाइम इंटरवल है, 3 ज्वाइन कर देंगे, टोटल मिला के जो आंसर है वो आएगा -6.5 मीटर पर सेकंड की एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे आ जाती है। सेम इसी में करा गया है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, चेंजिंग पोजीशन निकाला है उन्होंने, फिर उसमें निकालने के लिए चेंजिंग पोजीशन और टाइम इंटरवल कर दिया है, आपका आंसर आ गया यहाँ पे, है ना। हाँ, इस तरह से क्वेश्चन कराया गया है। कि एग्जाम्पल एक और दिया गया है, देखो ये क्या है, डिस्टेंस यहाँ पूछी है, हाउ फार कैन साइक्लिस्ट ट्रेवल इन 2.5 आवर अलोंग अ स्ट्रेट रोड इफ हर एवरेज वेलोसिटी इज इतनी है। एवरेज वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो मुझे डिस्टेंस पूछी हुई है। क्योंकि हमको पता है जो एवरेज, साइड में करवा देती हूँ यहाँ पे इसको। क्या पूछा हुआ है यहाँ पे हमसे, एवरेज वेलोसिटी गिवन है हमारे लिए, तो हाँ यहाँ पे क्या कर देती हूँ मैं, तो एवरेज वेलोसिटी दे रखी है
वो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी कितनी गिवन है क्वेश्चन में हमारे लिए 18 किलोमीटर पर आवर है। डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा हुआ है और टाइम इंटरवल दे रखा है 2.5 आवर, आई थिंक 2.5 आवर है हाँ, 2.5 आवर यहाँ दे रखा है। तो डिस्टेंस जो है हमारी, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आ जाएगा 18 इंटू 2.5 एंड ये आता है 45 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 45 किलोमीटर हो जाएगा। एक ये वाला क्वेश्चन है अगला, क्या है कि कार ट्रेवल कांस्टेंट स्पीड इतनी है, इसको मूव कर रही है और 100 किलोमीटर, इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है एंड अनदर 100 किलोमीटर। if the n speed up to 100 km per hour and is driven another 100 km, what is the car average speed for 200 किलोमीटर ट्रिप? तो कुछ नहीं है, टोटल ये हमने एवरेज स्पीड पूछा है ना, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है। पहले वो 100 किलोमीटर चलाए, फिर वो दोबारा 100 किलोमीटर चलाए, फिर मिला के 200 किलोमीटर चलाए वो। टोटल डिस्टेंस अब टोटल टाइम, टाइम कितना लगा है देखो, 50 किलोमीटर पर आवर। ये कुछ थोड़ा अच्छा सा है, इसको मैं दोबारा से शुरू से ढंग से करवाती हूँ, चलिए रुकिए। देखो इस क्वेश्चन में कहना है कि ट्रैवल 50 किलोमीटर पर आवर से वो 100 किलोमीटर चलती है। तो ये तो स्पीड दे रखी है, ये डिस्टेंस है, तो हम टाइम निकाल लेंगे यहाँ से। तो टाइम आ जाता है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन, सॉरी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी 50, तो ये आ जाएगा 2 आवर। 2 आवर के लिए तो वो इससे चलती है। फिर 100 किलोमीटर पर आवर से वो चलती है 100 किलोमीटर, यानी कि वो 1 घंटे इससे चल रही है। मतलब 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है और 100 किलोमीटर चलाए उसने 1 घंटे में चलाए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 100 किलोमीटर, फिर दोबारा 100 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर। टोटल टाइम हो गया 2 आवर प्लस में 1 आवर, कि आ गया हमारा टोटल 200 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 67 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे रही है। जैसे ये एक क्वेश्चन एवरेज एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि एक कार है, एक्सेलरेट हो रही है, वो इतनी स्पीड से, उसकी स्पीड जो है रेस्ट से इतनी स्पीड हो गई इतने टाइम में। तो कुछ नहीं करना, इनिशियल सॉरी फाइनल स्पीड कितनी है 75, इनिशियल कितनी है 0, रेस्ट पर थी, टाइम इंटरवल कितना है 5, कर लो सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 डज इट मीन दैट एक्सेलरेशन इज 0? पहला क्वेश्चन, तो इसका आंसर देखो, रिस्पांस में आंसर क्या है, अ जीरो वेलोसिटी डज नॉट नेसेसरी मीन दैट द एक्सेलरेशन इज जीरो, नॉट डज अ जीरो एक्सेलरेशन मीन दैट वेलोसिटी जीरो। देखो एक्सेलरेशन जीरो इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी जीरो है, और वेलोसिटी जीरो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन जीरो है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल व्हेन यू पुट योर फुट ऑन द गैस pedal of your car which is at rest, the velocity start from zero, but the acceleration is not zero since the velocity of the car changes. How else could your car start forward if its velocity weren't changing, that is accelerating? Second question है, if the acceleration is zero does it mean the velocity is zero? As you cruise along a straight highway a constant velocity 100 per hour, आपको इसकी वैल्यू सोचनी है, बट एक चीज मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे कि हम कोई भी, ये मान लो ये कोई बॉल है, सॉरी ये कोई बॉल है, ये मैंने ऊपर पे फेंक के मारी, ऊपर पहुंच गई, तो ऊपर चीज जो है वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट में आती है, तो पता है ऊपर कोई चीज फेंकने पर वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट में आती है। अब ये चीज रेस्ट में आई है, अब देखो जी तो लगेगा, अगर कोई चीज अर्थ पे है, कहीं पे कहीं कहीं पे भी है, जी तो लग रहा है चीज पे, बट ये चीज है तो रेस्ट पे इस टाइम पे, तो मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर जीरो हो जाती है, ये भी हम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। एक क्वेश्चन और ये रहा, कार स्लो डाउन करने का, आप क्वेश्चन खुद करिएगा, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, इनके आंसर भी यहाँ पे हैं। एक क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन।